Call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आशा सतीजा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा गोगिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में तृप्ति भंडारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खत्री जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अगर अन्य कोई जुड़े हुए हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई और इस थेरेपी को यह ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास भी है कि आप लोगों के जो कुशल श्रम की बदौलत और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसकी बदौलत, और ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा
आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस के लोगों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अन्य तो हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं इसी विचार के साथ। हमारे साथ हम लोगों ने बताया था कि हम लोग सेमेस्टर 1 के संबंध में आज चर्चा करने जा रहे हैं, और चूंकि एग्जाम का समय है इसलिए हम लोगों ने थेरेपी को थोड़ा सा, जो हमारी क्लासेस थी उसको हम लोगों ने थोड़ा चेंज कर दिया है। कोई अमिताभ पद अमिताभ पद S4 ऑनलाइन कैंपस सेमेस्टर 4 ऑनलाइन, जो कल छोड़ कोई है नाम तो है, और भी उसके पीछे तो नाम लोग है। तो 2 लोगों ने और ज्वाइन किया हुआ है। नीता जी ने ज्वाइन किया, उनका भी स्वागत है। और एक लंबा नाम है ऑनलाइन कैंपस के रूप में, उनका भी स्वागत है, उनका भी ज्वाइन करा दिया गया है। तो जो सेमेस्टर 1 के लोग हैं उनके लिए विशेष यह आज का क्लास है। और हमारे सहयोगी के रूप में सुधा पाठक जी हमारे साथ रहेंगी। जहाँ कहीं मुझे कहीं करेक्शन हमारा करना होगा तो हमारा करेक्शन कर देंगे। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सहयोगी के रूप में रहता है कॉन्फिडेंस रहता है हम लोग भी कि एक हमारे साथ भी कोई और जुड़ा हुआ है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 थोड़ा सा कठिन इसलिए लगता है कि वो नया होता है, उसमें सिलेबस कैसे है और कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर थोड़ा सा विचार हम लोग करना होता है। तो जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एग्जाम है वो BHB का अलग होगा। BHB का फुल फॉर्म है, कोई पूछे तो बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारा कंसेप्ट है। तो BHB हो गया। दूसरा हमारा हो गया चाइनीज एक्यूप्रेशर कहलाता है। उसका अगर पूरा फॉर्म कहा जाए तो चाइनीज एक्यूप्रेशर ना होकर के वर्चुअली वो TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। तो हमेशा हम उसका ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन मत कह दीजिएगा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहिएगा। तो तीसरा हमारा एग्जाम जो है वो होता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का, उसको AA के नाम से बुलाया जाता है। तो सर्टिफिकेट जो मिलता है CAHS का मिलता है। तो वो एक्यूप्रेशर का हेल्थ हीलिंग के रूप में, इसलिए वो उसका अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, सिंगल वाला CHS। अब हम लोग वाइवा में जब चर्चा करते हैं, अब नहीं इसी की बात कर लें कि ये 90 मिनट में मतलब 1.5 घंटे में हमको 50 प्रश्नों का मल्टीपल चॉइस, और जो खुला हुआ है बंद कर ले, अगर चाहे तो बंद कर ले, भी खुला हुआ तो मल्टीपल चॉइस प्रश्न आते हैं, यानी 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से आप एक प्रश्न सही होगा, एक उत्तर सही होगा, और उस उत्तर को आपको टिक करना है। उसका नंबर क्या होता है, 50 का आपको एक लिस्ट मिली होगी, एक सूची मिली होगी। उसमें आपको ऊपर नाम लिखना है, अपना सत्र लिखना है, सेशन लिखना है, उसमें आपको कोऑर्डिनेटर का नाम लिखना है, उसमें आपका BHB है। सब एग्जाम की कर रहे हैं ना? हाँ एग्जाम, ठीक है सर। तो एग्जाम में आपको 90 मिनट में आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसी में ऊपर लिखा रहता है नाम, उसी में लिखा कोऑर्डिनेटर नेम भी लिख रहे, उसमें आपको सत्र लिखा, सेशन लिखना होगा। उसी में आपको लिखना होगा कि किसका BHB का है, CA का है, या चाइनीज वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का है। और आपका रोल नंबर कोई अलॉटमेंट होगा, वो रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। वो पूरा एनरोलमेंट नंबर के रूप में है, उसको लंबा सा होता है, वो S1 करके होगा लास्ट में। आप पहले लिखा S1 माने सेमेस्टर 1, फिर डैश करके जो भी आपका नंबर हो वो उसमें दर्ज होगा। तो ये आपको ऊपर भरने हैं। नीचे आपके कॉलम बने हुए, खाने बने हुए, और उन खानों में आपको ABCD जो भी आपको लिखना है, 50 में आपको 50 लिखना होगा।
एक किसी में ए लिखेंगे, किसी में बी, किसी में सी, जो भी आपका सही हो लिखेंगे और अंत में आप साइन करेंगे। तो जैसे ही खुलेगा आपका नंबरिंग जो है, जो नंबर आपका अलॉटमेंट है, कौन सा आपका मोबाइल नंबर जो है वही मोबाइल नंबर जाएगा, उसी पर आपको प्रश्न आ जाएगा, मोबाइल पर ही आपका क्या बोलते हैं हमको कौन सा किस में आएगा, आपका व्हाट्सएप में आएगा, व्हाट्सएप में आ जाएगा। और ग्रुप को जो जोड़ेंगे ना सर, जिस ग्रुप में डालेंगे उस ग्रुप के डालेंगे उसी ग्रुप में आएगा। और इसके बाद क्या होगा, जब प्रश्न मिलेगा तो 10:30 से 12 का एक समय होगा, पहला वाला 10:32, तो मतलब पहले दिन आपका बीएचबी हो जाएगा और सीए हो जाएगा। तो पहले बीएचबी शुरू होगा 10:30 से 12 तक का, तो 10:30 बजे लिंक 10:25 पर लिंक खुल जाएगी, उसमें आपको प्रश्न पत्र डिलीवर हो जाएगा। फिर आप उसके बेसिस पर आप देख करके, हमारे साथ निधु जैन भी उपस्थित हो गई हैं, ये भी हमको सहयोग देगी, तो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। तो ये वाला जैसे ही लिंक खुलेगा आपको 10:25 पर आपको मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, उस पर आप उसको अपने आप खोल करके और पढ़िए, और पढ़ने के बाद उत्तर देना शुरू कर दीजिए। 12 बजे के आसपास, 12:05 पहले, 12 बजने में 5 मिनट पहले या 12 बजने बाद आपका लिंक फिर खुलेगा, दोबारा लिंक खुलेगा, बीच बंद हो जाएगा, दोबारा लिंक खुलेगा, और आप उसके बीच में पहले ही से प्रश्न पत्र करके और उसकी फोटो खींच लीजिएगा। और जैसे फोटो खींचेंगे उसके बाद जैसे ही खुलेगा 12 बजे के बाद, वैसे ही आप उस ग्रुप, अपने ही ग्रुप में, जिस ग्रुप से आपने अपने को निकाला था एक प्रश्न पत्र, उसी में आप अपने ग्रुप को, उसी प्रश्न पत्र को ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरह आपको साइन, उसके पहले साइन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साइन नीचे लिखा रहता है कि साइन, तो कैंडिडेट सिग्नेचर होगा, उसमें साइन कर दीजिएगा, तो ये चला जाएगा। इस तरह आपको 3, मतलब पहले दिन 2 और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तीसरे दिन। सेकंड जो एग्जाम होगा वो 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में होगा, वो 90 मिनट का होगा, उसमें भी 50 प्रश्न आएंगे, उसी तरह करेंगे। तीसरे दिन, दूसरे दिन जब आपका 12 बजे खत्म हो जाएगा, तो आपको 1 बजे से आप लोगों का वाइवा शुरू हो जाएगा। वाइवा में आपको सबको एक ग्रुप अलॉटमेंट हुआ होगा, उसमें आपका जो रोल नंबर है उसका भी नंबर होगा, तो उस रोल नंबर के आधार पर आपका जो ग्रुप अलॉटमेंट होगा, ग्रुप नंबर 1, 2, 3 मान लीजिए कोई हो, जो भी होगा, तो उस ग्रुप में एक लिखा होगा जो एग्जामिनर हेड है, कोई हेड होगा, वो हेड का नाम लिखा होगा, फिर दूसरा लिखा होगा जो एग्जामिनर होगा, वो जो वाइवा लेगा, और तीसरा लिखा होगा कोई कोऑर्डिनेटर टाइप का, कोऑर्डिनेटर लिखा होगा। तो वो कोऑर्डिनेटर कोई लेडी होगी, कोई जेंट्स होगा, वो आपसे बीच बीच में कम्युनिकेट करेगा पहले ही कि आपका वाइवा लगभग 3 से 4 होगा, किसी को 4 से 5 होगा, किसी को 5 से 6 होगा, इस तरह बता देंगे। और जो जिनका नहीं हो पाएगा वो दूसरे दिन मतलब यानी मंडे को लेफ्ट ओवर कैंडिडेट का लिखा हुआ कि मंडे को उनका होगा, वही सवेरे से, तब वो वही 10 बजे से शुरू हो जाएगा। अब ध्यान देना यह है कि जब आपको लिंक मिला हुआ है, उसका अलग से लिंक होगा, जो वाइवा का लिंक मिला होगा, आपने शुरू किया और शुरू करने के बाद आपने देखा कि अरे अभी हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको वो याद करिएगा गोल गोल करके घूमता रहेगा। तो यानी ये हुआ कि आपको क्लास में अभी घुसने की परमिशन नहीं मिली हुई, क्लास में 1, 2, 3 मैक्सिमम 2-3 रहते हैं, तो उसमें वो परमिशन आपको नहीं मिल रही है, यानी अभी वाइवा खत्म नहीं हुआ पिछले वालों का। जब जैसे आपका होगा तो परेशान मत होइएगा, पैनिक मत होइएगा। कोई अगर बहुत पैनिकी हो रहा होगा और उसको मालूम हुआ कि 3 से 4 हमारा होना है और 3:30 बज गया, अभी तक मेरा नहीं हुआ, तो अगर बहुत आपको एंजाइटी हो रही है, तो जो आपके पास एक नंबर है कोऑर्डिनेटर का, आप उसको फोन कर सकते हैं, और किसी को फोन करने की आवश्यकता नहीं है। वो कोऑर्डिनेटर ही आपको कोऑर्डिनेट करेगा, बताएगा कि अभी आपका नंबर नहीं आया है। या जो लोग संडे को बहुत कंपल्सरली चाहते हैं कि संडे को एग्जाम हो जाए, सो दैट कि वो मंडे में वर्किंग में है, तो उनको अलग से पहले से ही अपने कोऑर्डिनेटर को बता देना होगा, अपने कोऑर्डिनेटर ने उस ग्रुप के कोऑर्डिनेटर को बता देना होगा कि हमारा एग्जाम पहले ले लिया जाए। तो अगर वो परमिट कर देता है या देती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली
अपना काम करेंगे। दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस में किसी को पूछना है? प्रोसेस क्लियर है सबको? किसी को पूछना है? कोई एग्जाम जो दे रहा हो वही पूछेगा, जो नहीं दे रहा उसको तो कोई बात ही नहीं। इसमें से कोई एग्जाम दे रहा है? आशा मैडम नहीं। तो एनीवे जो भी हो, जो भी स्थिति हो, नहीं अगर नहीं है तो हम लोग आगे क्लास की तरफ चलते हैं कि हम लोग जो आज चाह रहे हैं कि हम लोग का काम कुछ हो जाए। तो हम लोग एग्जाम के पैटर्न की चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे बीएचबी की, हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। किसी को और कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए, हम लोग शुरू करें। मुन्नी गुप्ता मैडम, आपको कुछ पूछना है? अभी आपने ज्वाइन किया है। एग्जाम देने वाले कम है। कमल जी कब एग्जाम दे नहीं रहे, रीता गांधी मैडम एग्जाम दे नहीं रही, ये अमिताभ पत S4 ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कोई ग्रुप है? और जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, रीता जी भी नहीं दे रही हैं, मुझे लगता शायद इसमें जो, और नीता जी पता नहीं इम्तिहान दे रहे हैं कि नहीं। सर दे रहे हैं। दे रहे हैं। तो आपको कोई पूछना हो? पहली बार दे रहे हैं? नहीं सर, 4th सेमेस्टर है। अरे तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैम। फर्स्ट सेमेस्टर में किसी को पूछना उन्हीं के लिए मेन है कि भाई उनको जानकारी हो जाए। अगर कोई सर कोई बात नहीं है, नॉलेज लेना, जहाँ नॉलेज मिल जाए अच्छी बात है। नॉट ना ये पॉइंट नहीं मेरा पॉइंट है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले जहाँ उनको हिच हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, वहां भी पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम एग्जाम के प्रोसेस से रिलेटेड सर बोल रहे हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रोसेस में तो उसमें पूछ सकते हैं। जो समझ में, जैसे मान लीजिए पूछना हो कि भाई कितने बजे से बता दिया कि 10:30 से शुरू होगा, तो चलेंगे हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग कुछ प्रश्न पर करेंगे, आप ही लोग बताइएगा, और उसी का उत्तर आप लोग सब लोग और जो लोग बताएंगे उसके अलावा शेष लोग सुनेंगे। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के सभी भागों के नाम। संजय जी आ गए हैं। संजय जी सेमेस्टर 1 में है। एग्जाम पैटर्न बता दिया गया, संजय जी बाद में ज्वाइन किए हैं। चलिए एनीवे, तो लार्ज इंटेस्टाइन के सभी भागों के नाम बताइए आप लोग सब करके। सेमेस्टर 4 छोड़ दीजिए। कमल जी, आप लोग तो पूरा जो क्लास किए हुए हैं उनको बताइए। वो सेमेस्टर 1 भी किए हुए, 2 भी किए हुए हैं। ठीक है। अपेंडिक्स ये है पहले। उसके बाहर का पोर्शन होता है सर। अपेंडिक्स उसके 3 पार्ट्स में नहीं आता है सर। ना पहले देखिए, पहले जो चार्ट पार्ट है, पहले वाला पहले उठेगा ऊपर की, एलाई ऊपर उठेगी, तो उठने वाले काम क्या होगा? एसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन हो गया। फिर यूं जाएगा, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। फिर डिसेंडिंग, नीचे उतर गई तो डिसेंडिंग हो गई, फिर आगे सिग्मॉइड हो गई। ये 4 उसके मेन पार्ट हैं। ठीक है, तो ये उनके जो 4 भागों के नाम इसे कहा जाता है। दूसरा अपेंडिक्स बताइए, ये कहाँ होता है? आप बताइए मैडम, जो बता रही थी अभी, अपेंडिक्स होता कहाँ पर है? अपेंडिक्स किसका भाग है? लगभग इसमें से कोई किसी के साथ जुड़ा होगा? SI LI किसी के साथ जुड़ा होगा? कोई बताए? सेमेस्टर 4 छोड़ दीजिएगा मैडम, सुनिए क्यों। एंड ऑफ LI, हाँ, एंड ऑफ LI, एंड ऑफ LI नहीं, एंड ऑफ SI। जैसे SI खत्म होता है तो LI का जो शुरुआत है ओपनिंग है। अपेंडिक्स ओपनिंग है, ओपनिंग में होता है। इलियोसिकल वाल्व जहां खत्म हुआ उसके बाद तुरंत अपेंडिक्स आ जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इट इज स्टार्ट ऑफ। अच्छा, ये होता किधर है? राइट साइड में होगा हमेशा। कहाँ होगा? राइट साइड में होगा। तो जब भी कभी अपेंडिक्स का आपको बताना पड़े करस्पॉन्डेंस, तो हमेशा राइट साइड में दिखाइएगा, राइट हाथ में दिखाइएगा, है ना, हमेशा राइट, क्योंकि राइट हाथ है तो राइट साइड है तो राइट हाथ में। चलिए, अब
अगर कोई पूछे जैसे वाइवा प्रश्न आ सकता है कि कॉन्स्टिपेशन से समझते क्या है आप, कॉन्स्टिपेशन का अर्थ क्या होता है, कोई वैसे सामान्य भाषा में कोई किसी को बताना हो कि कॉन्स्टिपेशन है क्या, बोले कोई एक आध बोलिए, लिखिए, लिख रहे थे ना आप लोग, क्या कॉन्स्टिपेशन, क्या कॉन्स्टिपेशन जब कहेंगे तो क्या मतलब है नॉर्मल भाषा में, कोई ऐसा नहीं कि वो टेक्निकल भाषा नहीं है, यानी हमारा स्टूल पास नहीं हो रहा है या स्टूल हार्ड हो रहा है ना। अब ये तो आप टेक्निकल बात आ गई, नेताजी स्टेग्नेशन, ये आपका टेक्निकल भाषा में आप बोल दिए ना। हम कह रहे हैं नॉर्मल भाषा में बोले कि हमारा कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो क्या बोलता है कि स्टूल पास नहीं हो रहा या स्टूल हमारा हार्ड हो गया है ना। हम अगर दिन भर मोशन ना करें तो हम लोग कहते हैं भाई 2 दिन से मेरा मोशन नहीं हुआ तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया, यही तो बोलते हैं, ये भाषा है। आगे तो क्या क्यों होता है ये तो अलग पॉइंट है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन जब भी कोई पूछेगा तो आपको पहले प्रारंभिक दशा में वो बताना है जो आप उससे समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन के दो काम जैसे बीएचबी का है, 2 काम बता दीजिए, 2 फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है, अब सुन लीजिए, मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन, जो वेस्ट आपका बना है उसको आपने कहा एक्सक्रीट कर दिया, क्योंकि एसआई ने कहा कि हमको जरूरत नहीं है, ऐसा लिख के कोई नहीं देता है कि हमको जरूरत नहीं है, वो आगे पास ऑन कर देता है कि हमको आवश्यकता नहीं है, तो इसको बाहर निकालने का काम करता है कौन, LI। फिर दूसरा काम क्या करता है, वो देखता है कि जा तो रहा है लेकिन हम देख तो ले कि भाई पानी वानी ऐसा तो नहीं है कि कम हमारे पास शरीर में हो और अधिक निकालना, तो उस पानी को मिनरल को इन सबको सोख लेता है, दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन पहले जहां जहां हो चुका है वहां तो हुआ है, इसको रीअब्जॉर्प्शन ये हो गया। अब तीसरा, 2 विटामिन हो, तीसरा है, 2 अगर काम है तो नहीं, तीसरा अगर 2 पूछा जाए वाइवा में तो 2 ही बताइए, तीसरा आता हूं बता दीजिए। 2 विटामिन का, देखिए बीएचबी में हमेशा सिंथेसिस की बात आती है, सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण, उसको जब अपने शब्दों में लिखेगा तो निर्माण ही है वो, 2 चीजें मिलती हैं, ठीक है, तो 2 चीजें मिलेंगी सिंथेसिस हो जाएगी, तो वही चीज है, तो सिंथेसिस में निर्माण, तो 2 विटामिन का निर्माण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन नाम, उनके नाम बताइए, जल्दी से बता दीजिए फिर हम लोग चले। एक तो है जैसे हम कहते हैं बी, कौन सा बी है ना, के, यस, दूसरा क्या है, B12 सर और के सर, हाँ 12 के, B12 माने जब उसी माने जब ग्रुप में आ गया तो विटामिन बी और विटामिन के 2, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कामों में से आता है। अब हमसे कोई पूछे, वाइवा में पूछा जाएगा कि होम्योस्टेसिस से समझते क्या है आप, होम्योस्टेसिस है क्या, क्या क्यों बार बार कहते कि भाई होम्योस्टेसिस मेंटेन करिए, होम्योस्टेसिस मेंटेन करिए, तो उसको अपनी भाषा में आपको बताना है कि शरीर की, अपने शरीर में अपनी एक स्वनियंत्रित, अपने द्वारा नियंत्रित है, मतलब आप उसका रोल नहीं है आपका, स्वनियंत्रित ऐसी प्रणाली है, ऐसा सिस्टम है कि वो क्या करता है, वो बाहरी जो आपके बाहरी कारक है, जो बाहरी फैक्टर्स हैं, बाहरी ऊर्जाएं हैं, कोई भी कारक किसी तरह का हो, उन बाहरी तत्वों के साथ, बाहरी कारकों के साथ अपने आंतरिक कारकों के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है। अगर ये संतुलन उसने स्थापित कर लिया अपनी मशीनों से, जो अपनी मशीनें हैं उनको होम्योस्टेटिक मशीन कह सकते हैं आप, अगर अपनी मशीनों से आपने उस संतुलन को स्थापित कर लिया तो आप सफल हैं, यानी आपको बीमारी नहीं होगी, आप जीवित हैं, आप सफल हैं। और अगर नहीं कर पाए तो आप बीमार हो जाएंगे। बस ये उसका एक होम्योस्टेसिस का है कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट। फिर फूड न्यूट्रिएंट्स, हम लोग बार बार कहते हैं, चैप्टर 5 में है, फूड न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, वैसे होते कितने हैं मुख्य रूप से,
5 या 6 होंगे। तो पहला होगा प्रोटीन, Yes, sir. दूसरा होगा कार्बोहाइड्रेट, Yes, sir. तीसरा होगा Fat. फैट, और चौथा होगा मिनरल्स, Minerals. पांचवा होगा विटामिन्स, और छठवां होगा जल। Water. जल को Yes, मत भूलिएगा, बिना जल के कोई काम नहीं हो सकता शरीर का। 2/3 से अधिक पानी है पूरे शरीर में। उसी तरह जैसे पृथ्वी में कहते हैं कि 2/3 से अधिक पानी है, कहते हैं ना 70% शुद्ध पानी है, तो वही 2/3 से ऊपर पानी शरीर में भी है। यावंतो ही लोके वहां से, तो ये हो गया। तो अगर मुख्य रूप से 3 हो, कौन है 3? वही कार्य रहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, है ना। इनको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स के नाम पे भी जानते हैं, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिए। अब ग्लूकोज की एक बीमारी होती है, कोई बताएगा? आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम मतलब लग रहा है जैसे पढ़ा रहे हैं, नहीं, इंटरेक्शन है ये, इंटरेक्ट करिए, इंटरेक्शन क्लास है। ग्लूकोज की बीमारी कोई होती है, सब लोग जानते होंगे। डायबिटिक, हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल, हाँ नीता मैडम ने शुगर लिख दिया, ठीक। डायबिटीज, डायबिटीज जो है, और इसको बोलते हैं, पूरा इसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस। अगर इसको करिएगा, डायबिटीज मेलाइटिस है। और क्योंकि एक हम लोग पढ़ेंगे उसमें डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, वो बीमारी इसकी नहीं, वो किडनी के थोड़ा टेम्परेरी शॉर्ट टर्म वो है, बीमारी नहीं है वो, ठीक है। तो ये समझिए, तो ये हो गया, ग्लूकोज वाला हो गया। और ये किस ऑर्गन से संबंधित है, हम लोग बता सकेंगे? पेनक्रियास, पेनक्रियास। बिल्कुल सही मैम। तो सर ने लेफ्ट किया क्या? हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो कुछ। हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग इससे देखे क्या? मॉडल आ जाएंगे। क्वेश्चन 2 मिनट वेट करें, सोचा आ जाए सर अगर तो। एक क्वेश्चन तब तक ये कर देते हैं ना, एक ठीक है क्वेश्चन सर। पुट कर देते हैं ना मॉडल हाँ, क्वेश्चन से। हाँ, मॉडल तो क्वेश्चन पेपर से। अगर अगर हमारे क्वेश्चन में आता है ना एग्जाम में, स्टमक ये करता है, सीक्रेट्स करता है, तो इसमें अगर आंसर में ऑप्शन हमारे पास होंगे पित्त रस, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा या नन, तो इसमें से क्या हो सकता है आप लोग बताएंगे? स्टमक सीक्रेट्स करता है, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा या नन? गैस्ट्रिक जूस। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सही। तो नीतू अब आप अगला बताओ। एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा मॉडल पेपर का, एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शंस है मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड नन। तो एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है हमारा? इसके ऑप्शंस हैं मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड नन। इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में, हाँ जी, लिम्फोसाइट में हमारे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जी जी सर, आ गए अब सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बढ़िया हो गया। अब हम लोग जो है, तो ग्लूकोज हमने पूछा, बताया था हम किसी ने कि ग्लूकोज की बीमारी किस ऑर्गन संबंधित है? पेनक्रियास से। पेनक्रियास बताया था मैम ने। अच्छा, ब्लड में क्या क्या होगा? ब्लड में हम लोग पढ़े पहले चैप्टर सेकंड जैसे बोलते हैं ब्लड, तो उसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन। पहले मेन क्या होगा? मेन एक होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हाँ बिल्कुल, ये कॉर्पसल्स हो गया, ठीक। जी। दूसरा बेसिक मटेरियल क्या होगा? प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा होगा। तो प्लाज्मा मतलब तरल वाला होगा, और फिर कुछ हमारे पास उसके यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये होगा। तो इनके अलग अलग नाम भी हम लोगों को जानना चाहिए। आरबीसी का नाम
रेड रेड वाला का उसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। साइट माने सेल, हमेशा साइट को समझिए सेल, तो एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो नाम है उसका। तो आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम? लिम्फोसाइट। है ना, ल्यूको, ल्यूको माने व्हाइट, साइट माने सेल, तो ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट को एक और बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो, इसलिए वो वही काम कर रहा है। वो रंग सफेद है तो इसको ल्यूको कह दिया, वो आरबीसी एरिथ्रोसाइट कह दिया उसको, और इसको काम थ्रोम्बोसिस कर रहा है इसलिए थ्रोम्बोसाइट कह दिया। साइट माने सेल, तो ये ठीक है, प्लाज्मा वो। अच्छा, तो नाम हो गया। सीरम क्या है? अगर सीरम की कोई बात करें, सीरम है क्या? सीरम का टेस्ट होता है, सीरम में क्या होता है? सीरम में एक तो प्लाज्मा, जो आपका पहले प्लाज्मा निकालते थे, प्लाज्मा निकाल लिया, लेकिन प्लाज्मा में हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक ऐसा हमारा एलिमेंट होता है जो आपको क्या करता है, पूरे उसको फाइब्रिनोजन माने क्लॉटिंग कर देता है। तो अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो आपको कैसे आपका टेस्ट हो पाएगा? निकला जैसे शरीर के बाहर से, क्लॉट हो गया, क्या होगा? तो इसलिए टेस्ट करने के लिए इस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल देते हैं। तो जैसे निकाल देंगे तो अब जो प्लाज्मा बचा वो सीरम कहलाएगा, और ये सीरम आपको क्लॉट नहीं करेगा, इसलिए उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। ये पर्पस है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है। तो फाइब्रिनोजन हमेशा जो है क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे अधिक अणुभार की इकाई है ये, सबसे अणुभार 24,000 शायद कुछ है इसका अणुभार, तो इसलिए बहुत अधिक है। अब सेल में आ जाइए, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, उसका फंक्शन बता, फंक्शन जानते हैं और क्या? उसका नाम एक निकनेम है, निकनेम है जैसे आपका नाम होता है उर्फ, बोलते नहीं कि वो उनका नाम पावर हाउस। गुड, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस। भंडारी जी ने कहा, तृप्ति भंडारी, तो ये उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो इसका काम क्या है? पावर हाउस माने, पावर हाउस माने बिजली बनाना, बिजली बना ऊर्जा, ऊर्जा बनाने का काम है। तो ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी सहायता से करता है? एक तो लेता है ग्लूकोज और एक लेता है ऑक्सीजन। भोजन से लिया ग्लूकोज और लंग से लिया, एयर से आई और वो ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आरबीसी से जाती है ना, तो दोनों को मिला करके कंबशन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन होगा और उससे ऊर्जा बनती है ना वो। और ऊर्जा का हमारा करेंसी कौन सी है? जैसे हमारे रुपया की करेंसी यहाँ है, और करेंसी बोलते हैं ना कि रुपया उसका नाम है, वहां क्या नाम है शरीर में? ये जानिए फर्स्ट सेमेस्टर में बढ़िया, ताकि बढ़िया कह सके कि हम लोग बढ़िया पढ़े हुए हैं। उसका नाम है एटीपी अणु, एटीपी, एटीपी, है ना? उसी तरह समझिए जैसा कि अब हम लोग, अगर कोई पूछेगा वाइवा में कि डाइजेशन है क्या भाई, बताइए तो डाइजेशन क्या कहते हैं, डाइजेशन माने क्या हुआ? डाइजेशन के बेसिक चीज, एक डाइजेशन के बेसिक चीज और एक पूरा डिटेल में डाइजेशन क्या समझते हैं? हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हम बोलते हैं ना कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डाइजेशन माने पूरा पूरा प्रोसेस हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें तो 4-5 फैक्टर हैं शुरुआत से होते हुए। जैसे आप भोजन लेते हैं तो चबाने से लेकर के वो सब डाइजेशन में आता है, लेकिन अल्टीमेटली डाइजेशन करता क्या है? करता ये है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स प्रकृति में ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, वो जानते हैं कैसे है? वो बड़े अणु हैं। हमारे शरीर के हिसाब से वो छोटे अणु में जब तक विभक्त नहीं होंगे तब तक हम उनका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे। तो प्रकृति में वाले जो मिले हुए हैं, वनस्पतियां हैं, इन सब में जो आप भोजन में आप पाते हैं, उन भोजन में बड़े बड़े अणु होते हैं। वो अणु किसके होते हैं? जो अभी ये नाम लिया हम लोगों ने, एटीपी। अभी हम लोग थोड़ा पहले नाम लिया था ना,
कि क्या हम लोग खाते हैं कैसे, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स सर, प्रोटीन वगैरह, हाँ यस एग्जैक्टली यही, ये कार्बोहाइड्रेट, वाला जो तीन ग्रुप है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फैट, वसा। इन्हीं को क्या करना पड़ता है छोटे अणु में। तो फैट का फैटी एसिड, प्रोटीन का अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड हो गया, और उसका कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो इसमें कन्वर्ट कर दिया अगर बढ़िया से, तो आपका डाइजेशन ठीक हो गया। अगर फैट को आपने खाया और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो आपका उसका डाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये समझिए, ऐसे इसका डाइजेशन मतलब ये है। और शुरू कहाँ से, शुरू कोई पूछे कि कहाँ से शुरू होता है, बोलिए आप ही लोग बताइए, बढ़िया, शुरू कहाँ से होता है? अरे जहां से शुरू किया खाना वहीं से शुरू होगा, कहाँ से खाएंगे? ओरल कैविटी। ओसोफेगस। हाँ नहीं, ओसोफेगस तो बाद में आएगा, पहले यहाँ मुंह, पहले माउथ। सर यहीं से शुरुआत हो गई, यहीं से शुरुआत हो गई, जैसे मुंह में डाला वैसे शुरू सारा काम, ठीक है। तो शुरुआत वहीं से होती है। अब लीवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन हम लोग बात बोलते हैं, पिता तुल्य है, जीवन में बढ़िया मेहनत करता है, तो उसका फंक्शन क्या है? कुछ एक आध फंक्शन बता दीजिए बस, एक आध केवल चाहिए बस। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण, जो जनरल बोलते रहते हैं हम लोग, लीवर ये करता है, लीवर ये करता है, वो हमेशा बोलते स्टोर ऑफ ब्लड। हैं। स्टोर ऑफ ब्लड नहीं, स्टोर ऑफ ब्लड तो हम मानते हैं चाइनीज में है, लेकिन जिसको सबसे बड़ा फंक्शन बोलते हैं हमको, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। हमारे शरीर, बार बार बोलते हैं कि शरीर में आपने मुंह से खाया तमाम बैक्टीरिया साथ में जा रहा है, वो HCl को भी क्रॉस कर गया, स्टमक को वहां भी चला गया, वो रक्त बन गया, रक्त बन गया तो रक्त में भी आ गया। अब जो रक्त में आ गया, इसको सबसे पहले जो डिटॉक्सिफाई करता है वो लीवर करता है। तो सबसे बड़ा काम, अगर डिटॉक्सिफाई न करे तो क्या हो? हर जगह बैक्टीरिया जो मुंह से गया हुआ है वो घूमता रहेगा। और तो 50 काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम डिटॉक्सिफिकेशन का है। फिर आप दूसरा स्टोरेज ऑफ ब्लड आप कह सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि बिलिरुबिन। अब देखिए, अगर कौन सा बिलिरुबिन है? आरबीसी से बनता है एक हीम बिलिरुबिन। अगर हीम बिलिरुबिन को कोल्ड बिलिरुबिन में कन्वर्ट न कर पाए तो हो जाएगा जॉन्डिस। तो दूसरे काम ये है, स्टोरेज ऑफ जितने आप मिनरल्स विटामिन पढ़ रहे हैं ना, इनका सबसे अधिक संग्रह यही करता है, स्टोरेज करता है। अगर आप 2-3 महीने ना खाएं कोई चीज, कोई विटामिन कमी हो जाए, तो शायद लीवर से देता रहेगा। आपका जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज अधिक खा लिया आपने तो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, स्टोर कर लेगा। फिर ग्लाइकोजन जब जरूरत होगी, जब आप व्रत रहते हैं तो क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि आप लेटे तो रहोगे कि भाई भूख लगी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन आपका बहुत गड़बड़ हो जाए, है ना। तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता। तो ये सब कई काम है, लेकिन मुख्य काम है। अब हम लोग, एक है WBC के नाम सब लोग जानते हैं, हम लोग WBC वाले सब नाम, व्हाइट ब्लड सेल्स। 2 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, उसी में 2 प्रकार के होते हैं। एक में क्या होता है? ग्रेनुअल्स होते हैं। ग्रेनुअल्स माने कण होते हैं। आप देखोगे कि आप चीनी का भी ग्रेनुअल्स होते हैं, सबके ग्रेनुअल्स होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे सब। तो ग्रेनुअल्स, उसको ग्रेनुअल्स होते हैं, कुछ में ग्रेनुअल्स नहीं होते, तो एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं उनको, एग्रेनुलोसाइट्स, और इनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। तो पहले 2 होते हैं। यस, गुड, वेरी गुड मैडम, गुड, वेल डन। तो ये जो है, जो ग्रेनुअल्स होते हैं वो 2 होते हैं या 3 होते हैं, शायद 3। हाँ बोलिए, 3 होते हैं सर। बोलिए नाम, बोलिए नाम। सर स्नोफिल, ठीक, दूसरा है कि दूसरा है न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या हुआ? सर यस सर, क्या?
न्यूट्रोफिल पहला हुआ ना, हाँ पहला न्यूट्रोफिल हुआ सर। न्यूट्रोफिल सर। पहला हुआ, मतलब सीरियल भी सर। थोड़ा सा बढ़िया रहना हाँ चाहिए। न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल पहला, हाँ न्यूट्रोफिल, दूसरा स्नोफिल, स्नोफिल, स्नोफिल और तीसरा बेसोफिल। 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 3 हमारे ये हो गए फिल, यानी फिल लिखे हैं उनको हम लोग ग्रेनुअल्स वाला बोलते हैं। जिसमें फिल लिखा हो, फिल, वो हमारे हो गए PHIL ये है। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल है ना, स्नोफिल ये हो गया। और जो एग्रोनोसाइट होंगे जिसमें ग्रेनुअल्स नहीं होंगे उनका उनका और दूसरा नाम है, बोलिए, नाम बोलिए जल्दी बोलिए। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, हाँ, तो लिम्फोसाइट। 2 उनके नाम, उनमें साइट लिखा है, उनमें फिल Yes, नहीं लिखा, उनमें साइट लिखा है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। मोनोसाइट। तो ये 5 हो गए, 5 ही होते हैं। एक और नाम है, वो बीमारी एक है, न्यूट्रोफिलिया। एक होता है पेनिया और एक होता है फिलिया। पेनिया माने कम, पेनिया माने कम, उसकी कम 10% कम हो जाए तो पेनिया, और 10% बढ़ जाए तो फिलिया। क्लियर? फिलिया, पेनिया, ये 2। एक थ्रोम्बोसाइट जो है, हम लोग कहा ना, थ्रोम्बोसाइट माने प्लेटलेट, अभी कहा गया ना, किसी ने बताया अभी। इनके काम क्या है, मुख्य रूप से काम बताइए, क्या काम करते क्लॉटिंग सर, हैं? क्लॉटिंग, Clotting the blood. ब्लड क्लॉट करना सर, क्लॉटिंग में मदद करना। Blood clot. यस, ब्लड क्लॉट में सहयोग। यस सर। ठीक, दूसरा तो सिंपल भाषा में हम ये समझा सकते हैं, घर को घर बनाए रखने की ताकत होती है इनमें। कोई चीज घर से आपके पास अगर न निकले, हम्म। जैसे मान लीजिए घर में आपके पास है और एक फ्रिज है, एक टीवी है, वो है, अब अगर फ्रिज निकल जाए तो फ्रिज तो नहीं रहेगा, अगर टीवी निकल जाए तो टीवी भी नहीं रहेगा। तो घर जो बना हुआ है आपका तमाम चीजों से, वो नहीं रहेगा। तो यानी रक्त अगर बह जाए, रक्त मेन हमारा काम है, जो काम दुनिया भर काम करता है, न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाता है, जितने आपके खराब वेस्ट होते हैं उनको लाता है हार्ट तक, उसको साफ कराता है। ये सब काम अगर न करे, मान लीजिए, तो रक्त ही चला जाए तो काम होगा नहीं, तो आपका शरीर अपने आप ही स्थिर माने होमो 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 हेट्रो न्यूट्रो वाला कंसेप्ट, होमो, ठीक है, मतलब शरीर मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो अब इसको अगर न निकलने देना हो तो हमारे सबसे छोटे अणु है ये, सबसे छोटे प्लेटलेट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये चंचल स्वभाव के हैं, एक दूसरे को प्लगिंग कर देते हैं, एक के ऊपर लद जाते हैं। जैसे बच्चे नहीं, आपने देखा होगा खेल खेल में एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, दूसरे पर तीसरा चढ़ जाएगा, चौथा चढ़ जाएगा, देखा कि नहीं खेल में? वही काम प्लेटलेट करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, दूसरा चढ़ जाएगा, सब तीसरा चढ़ जाएगा, तो पूरा प्लग कर देते हैं। ये काम करता है। और दूसरा काम इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये भी मारता है, फैगोसाइटोसिस करता है, ये भी आपको जीवाणु जो होते हैं उनको मारता चलता है। ऐसा नहीं कि डिफेंस का, ये भी डिफेंस काम करता है। तो डिफेंस एज वेल एज क्लॉटिंग ऑफ, क्लॉटिंग। ठीक। पीएच, पीएच बहुत पूछा जाता है, पीएच पूछे, पीएच से क्या समझ रहे हैं आप? पीएच पूछा जाएगा वाइवा में, व्हाट इज पीएच, कोई पूछ लेगा पीएच से क्या समझ रहे हैं। तो पीएच माने क्या हुआ, इसको वैसे तो आपको पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, यस सर। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये आप वैसे नोट कर लीजिए। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि अगर हम 0 से लेकर के और 14 तक की कोई इकाई, कोई स्केल नाम दें, तो जो 7 नंबर की इकाई है, जो 7 नंबर की यूनिट होगी, वो हमारी होगी, क्या होगी, उदासीन, न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल है। pH 7 इज न्यूट्रल। और pH से 7 से कम क्या होगी, लिखिए मैं तृप्ति मैडम, एसिडिक, Acidic. और उसके ऊपर एल्कलाइन Alkaline. और बेसिक, वेरी गुड, बेसिक। और हमारे शरीर का पीएच कितना होना चाहिए, ये भी बता दीजिए जल्दी से। 7.2 7 pH is Seven? normal sir. हाँ?
शरीर का 7.4 4 7 से कितना, 7.4 हाँ मतलब 7 से 7.4 पे यस ठीक है ना, 7 to 7.4 मतलब 7.4 क्या, 7.4 लगभग ब्लड का होगा, 7.4 लगभग बहुत चीजों का होता है आपका, ब्लड का होगा, CSF होगा, इन सब का वही होगा, नॉर्मली यही होगा आपका। लेकिन आप एंजाइम जो हमारे होंगे वो सबसे बढ़िया फंक्शन करते हैं pH 8 पर। हार्मोन्स, हमारे हार्मोन्स और ये जो एंजाइम्स है ये सब सबसे अधिक फंक्शन करते हैं, बढ़िया बेस्ट फंक्शन करते हैं एट 8। इसीलिए 8 लाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। उसी के लिए आपका कौन है, उसी के लिए गॉल ब्लैडर है, उसी के लिए पैंक्रियाटिक जूस है, उसी के लिए आपका इंटेस्टाइनल जूस है। सारा प्रयास यही होता है कि ये pH जो 1.2 से 2 के बीच में आ रहा था HCl से कन्वर्ट होकर के, वो उसको हम 8 बना दें। ठीक, चलिए ब्लड ग्रुप के नाम, लोग ब्लड ग्रुप के नाम जानते हैं, बोलिए। ए बी ओ पॉजिटिव। ठीक, तो ए हो गया, बी हो गया और ए बी हो गया और ओ हो गया, और इस ग्रुप के पूरे कॉम्बिनेशन का नाम है ABO ग्रुप, कहा जाता है ABO ग्रुप। नाम भी समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस ग्रुप का नाम क्या है, ABO ग्रुप कहलाता है। ठीक, ABO ग्रुप कहलाता है, उसमें A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। अब शुद्ध रक्त का रंग और अशुद्ध रक्त का रंग बता दीजिए। स्कारलेट, हाँ? स्कारलेट एकदम। हाँ यस, वेरी गुड। और दूसरा कुछ पर्पल कलर है, सर यस सर पर्पल रेड, यस सर स्कारलेट, दोनों रेड है, हाँ एक है स्कारलेट और एक है पर्पल। जी सर। DNA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डाइन्यूक्लियो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यस ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA बहुत सरल है, राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड राइ है, न्यूक्लिक एसिड। राइबो है, RNA हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। ECF माने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्यूलर फ्लूइड, यानी जो सेल के बाहर हो उसको ECF बोलेंगे और जो सेल के अंदर हो उसको ICF बोल देंगे। तो इस तरह हम लोग समझ गए। एक होता है CSF, अभी CSF नाम लिया, सेरेब्रो, स्पाइनल हाँ स्पाइनल स्पाइनल, फ्लूइड स्पाइनल में भी होता है, यहाँ होता है। और एक बीमारी होती है एड्स, बड़ी गंभीर बीमारी है। बोलिए क्या बीमारी सर? AIDS, आई सम फर्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम। सिंड्रोम माने होता है, सिंड्रोम का बड़ा फॉर्म होता है, सिंड्रोम माने कई बीमारियों का गढ़, ठीक है, कई कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने सीरम भाग कोई पूछे तो सीरम बता देंगे, ब्लड का भाग है। ठीक, यस सर स्प्लीन कहाँ स्थित है, लेफ्ट में राइट में, शरीर में लेफ्ट में। लेफ्ट में, ठीक। और जॉन्डिस के प्रकार, जॉन्डिस के 3 प्रकार का उल्लेख हमारे किताब में ब्लड में दिया गया है। एक होता है प्री हेपेटिक हाँ ठीक, हेपेटिक माने लीवर, लीवर से पहले, लिवर हाँ, और दूसरा हेपेटिक पोस्ट हेपेटिक हेपेटिक और तीसरा पोस्ट हेपेटिक पोस्ट हेपेटिक। एक पोस्ट और एक हेपेटिक, सब हिपैटिक, हिपैटिक में लीवर, लीवर से जुड़े होते हैं, हिपैटिक मान लीवर, तो प्री और पोस्ट और हिपैटिक तीनों हो गया। ऐसे वो ब्लड का हमने बता ही दिया, 7.4 होता है उसका pH। अच्छा, RBC कोई पूछे कि RBC कहाँ बनता है, बोलिए।
मैडम सप्तती ज्वाइन के लिए आपने बताइए, सप्तती मैडम बताइए कहाँ बनता है आरबीसी? गलती करेंगे तो फिर मुझे याद रहेगा। बोन मैरो में सर। बोन मैरो, yes, बोन मैरो बोन मैरो में बनता है बोन मैरो में। संजय जी, बोन मैरो में बनता है आरबीसी। ठीक है, अभी सर, मैं दूसरा बता- प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है, ब्लड कहाँ बनता है? बताइए गोपीनाथ जी, यू आर अहेड, आप बहुत शार्प है। तृप्ति भंडारी मैडम, नो, नॉट एट ऑल। रक्त कहाँ बनता है? आपने ये जो बताया है वो बोन मैरो में। स्प्लीन में, बोन मैरो में सर। स्प्लीन में, सर बोन मैरो में। रक्त बोन और मैरो में ब्लड तो सेल दोनों का बनते हैं, मतलब सेल एक बनते ही हैं। है। रक्त कहाँ बनता है? रक्त, स्प्लीन में, देखिए रक्त में कितने पैरामीटर हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, WBC है, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। सब फिर प्लेटलेट्स प्लाज्मा, प्लाज्मा में कॉन्स्टिट्यूएंट कितना? अल्फा एल्ब्यूमिन, बीटा एल्ब्यूमिन, बीटा गामा ग्लोबुलिन और सब, और उसके बाद फाइब्रिनोजन सब है। अब ये अच्छा। सारे तत्व कहाँ से आते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। कौन करती है? छोटी आंत करती है। ये एब्जॉर्ब होकर पहुंचते हैं ब्लड सेल्स में, जो ब्लड वो बना हुआ कैपिलरी, कैपिलरी माने ट्यूब, ट्यूब माने चैनल, लीजिए चैनल कह लीजिए, कैपिलरी कह लीजिए, वेन्स कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए। इनमें जब सारे तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, वो आरबीसी वारबीसी वहां बन के आ जाते हैं, और इधर जल वगैरह सब आ गया तो यहाँ बनता है। तो इसलिए रक्त बनने का हमेशा चैनल में है, और ये जो तत्व हैं ये अलग अलग बनते हैं। बोन मैरो में कोई कहाँ जा बनेगा। स्प्लीन का जो आपने कंसेप्ट लिया, जिस समय भ्रूणावस्था में या कभी इमरजेंसी में कहीं नहीं बन पाता तो रक्त बनाने का, ऐसा मत सोचिए कि रक्त बना देता है। ये रक्त बनने की प्रक्रिया वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन सब का अगर नहीं हो पाता तो ये फॉर्मेशन करते हैं और अल्टीमेटली बन जाता है वहीं पर जाकर, सारे फैक्टर वहीं मिल जाते हैं। तो आरबीसी स्प्लीन बनाता है, लीवर बनाता है इमरजेंसी में और भ्रूणावस्था में। एम्ब्रियोजेनिक फेस में कराता वो बनाता है, वहां बनाता है, उसमें बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ। क्यों? नर्वस, पहले बोन मैरो के लिए डेवलप होने के लिए पूरा चाहिए नर्वस सिस्टम, पूरा सारा वो, और इस बोन मैरो सब ये डेवलप नहीं हुई, तो अभी ये बनना शुरू हो जाता है कहाँ? स्प्लीन में और लीवर में। क्लियर? रक्त हमेशा खुलने के लिए पूछे, रक्त बनने की प्रक्रिया केवल फाइनल होती है चैनल में। चैनल माने कैपिलरीज, चैनल कैपिलरीज, हाँ, सब वही, सारी वही। ठीक है, तो ये आता है, वो किताब में बहुत हल्का सा माइन्यूट लिखा है उसी को। यूनिट ऑफ बॉडी, सबसे पहला प्रश्न, यूनिट ऑफ बॉडी क्या है? संजय जी बोलिए आप। तृप्ति मैडम ने तब तक लिख दिया। सेल, सेल है ना सर? सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। दोनों का अर्थ क्या है कि स्ट्रक्चर में भी कंप्लीट है, इतने ही स्ट्रक्चर सब जगह होंगे हर सेल में। सेल के नाम अलग अलग हो सकते हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सेल के नाम अलग अलग हो सकते हैं। वो कहीं सेल कुछ नाम से जाना जाएगा, कहीं नेफ्रॉन के नाम से जाना जाएगा, कहीं न्यूरॉन के नाम से जाना जाएगा, अलग अलग जाना जाएगा नाम। ठीक, तो वो अलग होगा लेकिन सेल होगा वो, नंबर 1। नंबर 2, फंक्शनल भी इकाई है वो। सेल फंक्शनल इकाई है, तो फंक्शनल माने वो कार्य भी कर सकती है, पूरा वही काम करेगी जो सब कोई भी करेगा। इसलिए दोनों में स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, टिश्यू के प्रकार पूछा जा सकता है, वैभव के सब प्रश्न अधिकांशता है। टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं? 4 या 5? तो मान लीजिए 5 बोलना हो तो 5 में बोलिए, एक एक करके देखिए। नंबर 1 क्या होगा? टिश्यू माने इपिथेलियल, इपिथेलियल माने जो शरीर के आवरण की रक्षा करे, ऊपरी भाग में से। जस्ट गुड। और इस इपिथेलियल में इंडोथेलियल शामिल है तृप्ति मैडम। इंडोथेलियम कोई नहीं होता, इंडोथेलियम शामिल है। जो अंदर होता है वो इंडोथेलियम है, नीचे कवरिंग, वो इंडोथेलियम भी इपिथेलियल कहलाएगी टिश्यू में। दूसरा क्या होता है? नंबर 2, कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव, यानी कोई भी कनेक्टिव टिश्यू में हमेशा देखिए कोई भी ऑर्गन बना होगा तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू अपने आप होंगे कई रूप में, कोई पैकिंग के रूप में होगा, कहीं सुरक्षा के लिए होगा, सब वहां होगा, तो वो पैकिंग के रूप में या कनेक्टिव टिश्यू सब में होंगे, सब ऑर्गन में होंगे। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, वेरी गुड। मसल्स होंगी तो मस्कुलर टिश्यू जरूर होगा, मसल सभी के पास है तो मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। फिर एक और आ जाएगा नर्वस टिश्यू सर। नर्वस टिश्यू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और चौथा फ्लूइड टिश्यू, चार तो हो गए, पांच हो गए। फ्लूइड टिश्यू सर, फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू, तो फ्लूइड टिश्यू इज नथिंग बट कनेक्टिव टिश्यू। तो Connective अगर अभी आप कहना चाहें तो 4 भी कह सकते हैं और किताब के हिसाब से 5 कहते हैं, किताब के हिसाब से 5 और वैसे कहना चाहें तो 4। कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड है। सर बोन और ब्लड दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, हाँ बोन भी है, ब्लड, जबकि नेचर दोनों का बिल्कुल अलग है, बोन सॉलिड और ब्लड लिक्विड हुआ, फिर भी दोनों के टिश्यू कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है कि कनेक्टिव टिश्यू ब्रिज के रूप में फंक्शन करता है, वो कई चीजों को जोड़ता है, ये भी है उसका, ये भी आता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग तो 5 टिश्यू के हो गए। अब एपिथेलियल का हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा है? डिफेंस का होगा। अच्छा, त्वचा में जो काम होते हैं वही जोड़ लीजिए बस। त्वचा में क्या क्या काम होता है बोलिए? कवरिंग का सर, हैं? कवरिंग। हाँ, एक तो कवरिंग हुई तो सुरक्षा हो गई, सुरक्षा हो गई। दूसरा क्या करता है? तेल मालिश करिए तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? वहां से स्वेद निकलेगा, एक्सक्रीशन। ये जो काम आपका त्वचा में होता है, ऐसे जोड़िए, जोड़ करके लिखिए। अच्छा, ये एक क्वेश्चन उसका आया था किसी में, डिफेकेशन रिफ्लेक्स सेट होता है कब? जब स्टूल कहां पर पहुंचता है? किताब में देखिएगा शायद, मुझे लगता है रेक्टल कैनाल में। चलिए, क्या कहा फिर से बोलिए? डिफेकेशन का रिफ्लेक्स सेट होता है ना, वो ब्रेन वाला, यस सर, इंटरनल। हाँ बिल्कुल। रिफ्लेक्स सेट कब होता है? तो वो जब कहाँ पहुंचेगा भाई? सिग्माइड कोलोन के बाद निकला, और सिग्माइड के बाद ज्यादा रेक्टल कैनाल होती है ना, रेक्टम कैनाल, यस सर। तो कैनाल में जब पहुंचेगा तभी तो सेट होना चाहिए, उसके पहले क्यों सेट हो जाएगा? नहीं सर, तो उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं होगा सर, उसके पहले वो वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी होता है ना, वॉलेंटरी वो चला गया, इनवॉलेंटरी मतलब अभी इसको देख भी लूं ताकि बहुत ये ऐसा प्रश्न ना हो कि भाई समझ में ना आए कहाँ पर। सर ये पेज नंबर 47 पे है, ये रेक्टम कैनाल के दोनों छोर पर स्पिंचर्स हैं, इंटरनल, इनवॉलेंटरी और डिफिकेशन रिफ्लेक्स के साथ खुलता है। वही मैं कह रही थी सर, इनवॉलेंटरी नेचर में है ना। रेक्टल कैनाल में तो रेक्टल कैनाल हुआ है ना? यस जी सर, सर, रेक्टल कैनाल है। हाँ, रेक्टल कैनाल में, ठीक है। तो ये हमेशा एक प्रश्न कोई पूछे, ये प्रश्न आ भी सकता है, वाइवा में पूछ भी सकते हैं, पूछ भी सकता है सर, कि ये जो है डिफिकेशन रिफ्लेक्स सेट कब होता है। अच्छा, एलआई में हम लोग बता चुके हैं कि वाटर, विटामिन और मिनरल्स तीनों को एब्जॉर्ब करती है, ये पहले बता चुके हैं ना हम लोग। बिल्कुल। अच्छा, एनर्जी, आप कहते हैं कि एनर्जी पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, एनर्जी की आवश्यकता एक आध चीज बताइए, क्यों आवश्यक है? कहाँ एनर्जी लेती है? पहला काम बताइए, पहला क्या काम लेते हैं जीवन के लिए? सबसे आवश्यक क्या है सर? हर एक काम के लिए एनर्जी, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के लिए सर। हाँ, रेस्पिरेशन के लिए। हम पूछेंगे ना एक बार, तो ये वाला जैसे हमने किया तो एनर्जी लगी ना, तो इसकी एनर्जी आवश्यकता है। फिर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सबके लिए एनर्जी चाहिए। आप डाइजेशन करेंगे तो भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप खेलेंगे तभी करेंगे, मतलब आपकी बॉडी के कोई फंक्शन करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता चाहिए। ठीक है, ब्लड फ्लो की भी इंस्टीट्यूशन में स्टूल पास करेंगे तो भी एनर्जी चाहिए। बिल्कुल सर, है ना? ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ठीक सर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी सर, मैं एग्जिट करना चाहती हूँ सर, कुछ काम है। बताना तो
हाँ, थैंक यू सर, प्रणाम सर। ये सेल्स का निर्माण कैसे होता है? सेल्स के निर्माण के हमने पढ़ा ना, एक हमारा पैक वो क्या है, बिल्डिंग मटेरियल माने निर्माण कौन सा है? तीन में से है, तीनों में से एक बिल्डिंग मटेरियल है, बनाता है सब चीजों को। हम लोग सेमेस्टर 1 का पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर होमोसिस बाद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मतलब हमारा जो है, अगर हमारा पैकिंग हम लोग बोले हैं कि बिल्डिंग मटेरियल कौन सा है, तो पूरे शरीर को बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, ग्रोथ के लिए किस की आवश्यकता होगी? ग्रोथ माने सेल बनना माने ईंट के ईंट रखना। बिल्डिंग कैसे बनती है? एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल। तो प्रोटीन हमारा जो है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल। दूसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? फ्यूल। आप खाना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए बोलिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए सर। वो इनर काम यही करता है, अगर ये ना हो तो बेकार। और तीसरा हमारा क्या है? फैट। फैट ये जो है ये हमारा संचित भंडार है ऊर्जा का। यही फैट कभी कभी, अधिकांश दशाओं में, एक दो छोड़कर, कभी कभी जब आपकी ऊर्जा नहीं होती है तो ये नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे पिघल करके आपको ऊर्जा देता है। तो ये फैट है। ये मतलब मनी, जिसको मनी स्टोरेज आप कहिए ना, कि मैंने 10,000 बैंक से लाए और 5,000 रख दिया, तो 5,000 वाला ये काम करता है। हाँ, जो लोग बहुत अधिक इकट्ठा करते हैं वो ब्लैक मनी हो जाता है, तो ब्लैक मनी नहीं है ना, ये यूज है उसका। ठीक। अच्छा, प्रोटीन कहाँ नहीं होगा, ये भी माना बताया गया कि कहाँ कहाँ नहीं होगा। प्रोटीन किस में नहीं होगा? किस भोज्य पदार्थ में नहीं होगा? जैसे ऑयल में होगा कि नहीं होगा प्रोटीन? ऑयल्स में पढ़िएगा, नहीं होगा। शुगर में, नहीं सर, कार्बोहाइड्रेट, फैट में, तो फैट में, ऑयल में, शुगर में नहीं होगा। अच्छा, ये प्रश्न आया कि न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस हमारा है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को प्राण, मालिक, स्वामी, ब्रेन, ये उसके नाम है, उपनाम, इनसे हम लोग जानते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस माने जो सेल के अंदर है बैठा हुआ, वो मालिक है, स्वामी है, करता है, वही सब। उसको, न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ होती है, चारों तरफ ऐसे घेरा होता है। आप लोग सब दिखाई पड़ रहा होगा, के लिखा हुआ है, और के को चारों तरफ घेरने के लिए एक लकीर बनी हुई है। देखिए, बोलिए, इसमें देखिए, कमल कुमार कपिल में, रीता गांधी में आर लिखा हुआ चारों तरफ, एक वो है, तो एक बनी है ना कोई लास्ट में किनारे तरफ, वो यही आपके सेल मेम्ब्रेन टाइप की है। तो सेल मेम्ब्रेन से जोड़ने, न्यूक्लियस को संपर्क कैसे होगा? कैसे मालूम होगा कि हमारा गेट में क्या काम हो रहा है? आप लोग देखते हैं ना, आजकल लगाते हैं टीवी, और टीवी से देखते हैं गेट में हमारे कौन आया, देखते हैं ना, वो सिस्टम यहां भी है। न्यूक्लियस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से एक लास्ट में जोड़ने के लिए होती है। ये वही काम है जो आप लोग आज कर रहे हो, डिराइव वहीं से कर रहे हैं, वहीं से पूरा संपर्क रखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूरा बाहर तक। आप भी वही आज कर रहे हो, तो ये है, वो नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एलिमेंट्स का जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं वो दोनों होता है, एक्टिव फेज भी होता है, पैसिव होता है। एक्टिव किसको कहते हैं और पैसिव किसको कहते हैं, ये बता दीजिए बस। सर सेल की ऊर्जा जहाँ खर्च होती है वो एक्टिव हो जाएगा, हाँ, और जहाँ सेल की ऊर्जा खर्च नहीं होती है वो पैसिव हो जाएगा। जिसमें ऊर्जा खर्च हो वो एक्टिव हो गया, और जिसमें भौतिक विज्ञान के आधार पर
ट्रांसपोर्टेशन हो जाता हो, तमाम सिस्टम है, ऑस्मोसिस है, ये सब जो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजिक्स के प्रोसेस है, इनके माध्यम से होता है, तो उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। ठीक, ये दोनों। अब कार्डियक मसल्स जो है कहाँ पाई जाती है? नाम से ही बताइए। कार्डियक मसल्स, हार्ट में सर। कार्डियक माने हार्ट में पाई जाएंगी। ठीक है। अब और ये हम लोग पढ़े होंगे उसमें चैप्टर 2 में कि इम्पल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा टिश्यू बोलिए, 5 टिश्यू में स्कोर करेगा ना इम्पल्स। संजय जी बोलिए, बताइए, ऐसे काम नहीं बनेगा, तभी तो टॉप करना होगा। यस, नर्वस। सब्जी मैडम ने भिजवा दिया। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, कोलेजन फाइबर्स ये कहाँ अधिक होता है? टिश्यू में ही बोल रहा हूँ, कोलेजन फाइबर्स। ये भी सब्जी मैडम बोल दीजिए, बहुत बढ़िया आपका होगा। जो अधिक टफ होंगे तो कौन होगा उसमें? वही उसी में होगा, कार्टिलेज में और बोन कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, वहां अधिक होगा। चलिए, अब एक जो है, एक और हमारा है, एक पैकिंग मटेरियल कोई काम करता है टिश्यू, उसका नाम। सर एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया वो। ठीक है, ये नाम हो गया एरियोलर टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है ये, और ये पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोगों ने बता दिया। इसी में वाइवा की तरह के प्रश्न भी हैं, और इसमें मल्टीपल चॉइस के भी तरह के प्रश्न हैं। तो बीएचबी हम लोगों ने करने की कोशिश किया कि 50 बार न कर पाए तो 45, 46, 27, 48 50 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कर दिए हैं। और इसी तरह के प्रश्न आएंगे, हर चैप्टर से आएंगे। हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे। तो कल हम लोग चाइनीज पर चर्चा करेंगे, और कल हम लोग आयुर्वेदिक में भी चर्चा कर पाएंगे। तब हम कल से जो है, अब आज मैडम अकुला वैदेही मैडम की क्लास है, उस क्लास के बाद अब केवल इंटरेक्शन क्लास होगी, जो हम लोग 12-13 तक सबका सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 करना चाहेंगे। तो उस क्लास के रूप में अकुला वैदेही मैडम की आज लास्ट क्लास है। फिर हम लोग केवल इंटरेक्टिव सेशन के रूप में रखेंगे इसको। कल हम लोग सीए करेंगे और आयुर्वेदिक करेंगे, दोनों हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग, ताकि थोड़ा सा समझ में आए, जहां प्रश्न किसी को पूछना होगा, अगर कोई आज पूछना चाहता है कोई वैसे प्रश्न कोई भी किसी विषय पर भी, तो वो अपने सेमेस्टर 1 में डाल सकता है। जो लोग सेमेस्टर 1 में संबद्ध है, वो लोग सेमेस्टर 1 में कोई भी क्वेश्चन डालना चाहें पढ़ाई के संबंध में। तो पढ़ाई में आपको कल क्वेश्चन आने हैं, मतलब अगले सैटरडे संडे में, तो वो प्रश्नों में कोई प्रश्न डालना चाहे तो सेमेस्टर 1 में डाल देंगे। और जो लोग सेमेस्टर 1 से जुड़े हुए हमारे यहाँ, नीतू जैन मैडम जुड़ी है आप सेमेस्टर 1 में स्टडी में? हाँ सर, शायद जुड़ी हूँ मैं। हाँ, जुड़ी हूँ सर। हम देख लेंगे, नहीं तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यही क्लास को अभी समाप्त करते हैं। हम लोगों को हमेशा जो है केवल अपना ही नहीं करना है, हो सभी का, हो सभी के हेतु सुख कर, हो अगर मेरा उदय भी। अगर अनिल शर्मा, जो ये मैडम शायद बोल रही है ना कोई इसमें, अनिल शर्मा जी के नाम से, मैं मिथिलेश शर्मा बोल रही हूँ जी। वही मैं कह रहा हूँ। तो जैसे मैडम शर्मा हूँ, या सत्यजीत मैडम हूँ, या कमल कुमार जी हूँ, संजय जी हूँ, कोमल हूँ, कोमल बालवानी, डॉक्टर कोमल बालवानी हूँ, नीतू जैन जी हूँ, कोई भी हो, अगर सब लोग बेटर करेंगे तो माना जाएगा कि पूरी क्लास बढ़िया। पूरी क्लास में कोई बच्चा फेल होता है तो पूरी क्लास को दुख होना चाहिए, नहीं? हाँ, ये दूसरा पॉइंट है कि आपको नंबर कितने मिले, नंबर से, मैं बार बार कहता हूं, नंबरों से आधारित मत करिए।
अगर आपका ज्ञान बढ़ा हुआ है और तभी आपको 0 नंबर मिल नहीं सकते। लेकिन यदि मान लीजिए किसी एग्जाम में आपको 0 नंबर भी मिले, मैं एग्जाम फिर कह रहा हूं, तो अपने हाइपोथैलेमस को कभी निराश मत होने दीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम गवर्न नहीं करते हैं। नंबर सिस्टम एक केवल आपको इंडिकेटिव होते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, लेकिन ये फाइनलाइज नहीं होते, मतलब फाइनलिटी नहीं होती। मतलब ये कि आपका ज्ञान यहीं तक सीमित है। 90 होंगे, हो सकता है 98 नंबर वाला कमजोर हो, 90 वाला तेज हो, नहीं। इसलिए नंबरों पर आधारित मत होइएगा। हाँ, इतना जरूर है कि भाई कोई फेल हो तो हमको सबको प्रसन्न नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर एक की भी पराजय होती है तो चाहे 99 जय हों, उनका कोई अर्थ नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए पूरी क्लास को आगे आना चाहिए। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग मेहनत करें, और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हम लोग, हमारे बीच में एपी सिंह सर जुड़ गए हैं, हमारे समवाई फाउंडेशन की वो पैटर्न है, उनका स्वागत है। सर हम लोग जो है इंटरेक्टिव सेशन में चल रहे हैं, और अभी हम लोगों ने बीएचवी सेमेस्टर 1 पूरा किया हुआ है। अब हम लोग 2 मिनट के ब्रेक के बाद और फिर सेमेस्टर 1 का ही चाइनीज नहीं, अभी तो आज हम अकुला वैदेही मैडम की क्लास है तो हम लोग उसको करेंगे। कल हम लोग जो है सेमेस्टर 1 की चाइनीज और सेमेस्टर 1 का आयुर्वेदिक लेने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग सेमेस्टर 2 लेंगे, फिर सेमेस्टर 3, फिर सेमेस्टर 4। ये हम लोग 12 तारीख तक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पूरा कर दें। तो खेमका सर के इन्हीं मोटो के साथ हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। प्रणाम सर। 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं। प्रणाम।